नमस्कार। कल बिहार दिवस था और बिहार दिवस पे पूरा बिहार कल छुट्टी मना रहा था। सरकारी जो भी दफ्तर थे वो बंद थे और ये छुट्टी किस लिए थी मुझे समझ में नहीं आया। और ये मैं पूछना चाहूँगा, ये छुट्टी किस लिए थी? अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे इलाज के लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है, क्या उस लिए छुट्टी थी? या अच्छे एजुकेशन के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए छुट्टी थी? या फिर रोज़गार की बात आती है तो फिर आपको बिहार से बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए छुट्टी थी? क्योंकि बिहार आज़ादी के बाद देखा जाए तो बहुत पीछे छूटता गया और आज जो बिहार है अभी भी निचले पायदान पे खड़ा है। बिहार का जो पर कैपिटा इनकम अगर आप देखिएगा तो देश में सबसे नीचे है। 50,000 रुपये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 50,000 रुपये है, जबकि भारत में ही गोवा एक छोटा सा राज्य है गोवा, जिसका प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपये है। सोचिए 5 लाख और 50,000 में कितना गैप है। भारत की बात करें तो भारत टॉप 5 में आता है जीडीपी के मामले में, लेकिन वहाँ भी पर कैपिटा इनकम के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें रैंकिंग भारत की 124-125वीं है। मतलब पर कैपिटा इनकम पूरे ऑल ओवर इंडिया की कम है, लेकिन ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो उसमें इंडिया टॉप 5 में है। लेकिन बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है बहुत पीछे है। बिहार के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिहार का जो इनकम का जो भी सोर्स है वो इतना लिमिटेड है कि बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और सरकारें अभी तक किसी ने कुछ खास कोशिश नहीं की। जो भी इंडस्ट्री थी, जो शुगर फैक्ट्रीज या जो भी कपड़ा का उद्योग था, वो भी धीरे धीरे बंद होती गई। नया इंडस्ट्री कोई आ नहीं रहा है। अभी तक देखा जाए तो बिजली और सड़क में कुछ काम हुआ है, बहुत बदलाव आया है। टूरिज़्म पे अब थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वो बहुत देर हो चुका है। क्योंकि इतिहास जब आप पलटिएगा तो देखिएगा ये बुद्ध की धरती थी, महान अशोक की धरती थी और ऐसे ऐसे महापुरुष बिहार में हुए, लेकिन फिर भी टूरिज़्म के नाम पे कुछ नहीं था, जीरो था। तो आज़ादी के 75 साल के बाद अगर हम कुछ कर भी रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो बहुत देर हो चुकी है। चलिए, देर आए दुरुस्त है। अभी से ज़ोर शोर से लगिए तो कुछ बात बनेगी। बिहार में लिटरेसी रेट जो है वो भी लगभग 70% के आसपास है, जो कि बहुत कम ही कहा जाएगा। इसमें भी बदलाव की ज़रूरत है, इसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें सरकार के हाथ में थी। सरकार ने किया, कुछ नहीं किया। आगे हो सकता है कुछ करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, लेकिन जो चीज़ें अपने कंट्रोल में हैं हम उसमें तो बदलाव ला सकते हैं। उसमें बदलाव ला के हम अपने आने वाली पीढ़ी या हम अपना ही पर्सनल फाइनेंस जो है उसको बदल सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि बिहार में इन्वेस्टमेंट का क्या है। बिहार में जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है उसमें कितना बदलाव आया है। इधर देखा जाए तो जब से कोरोना आया तब से उसके बाद थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन फिर भी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ है और 150 करोड़ में मात्र 2 से 3 करोड़ लोग ही हैं जो कि डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि ओवरऑल मतलब लगभग 15% लोग हैं जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें भी आपको महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, ये टॉप 3 जो स्टेट हैं यही हैं। ये पहले से इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते आए हैं और आप देख सकते हैं वो आज किस पोजीशन में है। वहीं बिहार की बात करें तो 12 से 13 करोड़ की आबादी में मात्र 0.42% लोग ही डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हम आज भी पुराने तरह के जो पोस्ट ऑफिस, बैंक एफडी, आरडी और ऐसे ही कुछ छोटे मोटे जो घिसे पिटे पुराने तरीके हैं उस तरह के इन्वेस्टमेंट में फंसे हुए हैं। इस चीज़ में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब पहले हम ये देखेंगे कि हमें बदलाव क्यों लाना चाहिए। अभी जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं इसमें आप देखिएगा कि 1981 और 2022 ये इतने 40 साल में जो रिटर्न था मार्केट का, गोल्ड का और सिल्वर का, इन तीनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिएगा कि सबसे ज़्यादा रिटर्न शेयर मार्केट से निकला है।
लेकिन फिर भी लोग गोल्ड को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से और डेटा के हिसाब से भी गोल्ड उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना लोग समझते हैं। अब देखिएगा कि गोल्ड 1981 में 1800 रुपये के रेट से मिलता था 10 ग्राम, जो कि आप आज 48,000 से 50,000 रुपये के रेट में आप उसको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। वहीं चांदी 2700 का रेट था 1981 में और आज उसका कीमत है 60,000 के आसपास। सेंसेक्स आप देखिएगा तो 170 रुपये मात्र था, यानी कि 170 रुपये आप इन्वेस्ट किए रहते हैं 1981 में, तो उसका वैल्यूएशन अभी करीब करीब 60,000 रुपये होता, यानी कि 342 गुना। आज 58 है, कल 60 था, यानी कि 170 रुपये आपका 58 से 60,000 रुपये तो आराम से हो गए रहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि गोल्ड बहुत बढ़िया ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का? इस चीज़ को बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा, तभी हम आप अपना आज और आने वाला कल और बच्चों का भविष्य ये सब बदल सकते हैं और उन्हें समृद्ध बना सकते हैं, और हम एक एसेट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरह से हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। सरकारी जो डेवलपमेंट है, सरकारें जो कर रही हैं वो इतना काफ़ी नहीं है। अगर हम बाहर जाकर ना पढ़ें, अगर हम बाहर इलाज ना कराएं, अगर हम बाहर नौकरी ना करें, तो जो पर कैपिटा इनकम है बिहार का, जो अभी 50,000 दिख रहा है, मुझे लगता था कि ये डेटा और कम होता। क्योंकि आप ढोल तो पीटते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्लियर करने वाले लोग हैं, लेकिन वो यूपीएससी क्लियर करने वाले मैक्सिमम लोग बाहर जाकर पढ़ते हैं। बिहार के लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पे हैं, लेकिन वो नौकरी कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर देश के बाहर ही कर रहे हैं। तो हमारे गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि बिहार के लोग बिहार में रहें, बिहार में इंडस्ट्री है, बिहार के पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ आए, तब जाके सिचुएशन कुछ बदल सकता है। लेकिन ये होने में, जब आज़ादी के 75 साल बाद आज स्थिति यही है, तो आगे आने वाले कितने सालों में ये बदलेगा मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को चेंज करके, उसको बदल के, उसमें बदलाव ला के आप अपना भविष्य और बच्चों का भविष्य ज़रूर बदल सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा, अभी जो मैं आप इमेज आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिएगा कि अगर आप सेंसेक्स को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इस रेशियो में देखिएगा तो आपको हो सकता है वो नेगेटिव दिखाएगा, लाल रंग में दिखेगा। लेकिन अगर आप उसको कुछ साल में देखिएगा या फिर दशक में देखिएगा तो वो आपको ग्रीन ही दिखेगा, यानी कि हरे रंग में दिखेगा। यानी कि अगर आप 10 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसका आज आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसलिए आप अपना एक पहले तो गोल सेट कीजिए कि आपको 10 या 15 साल के बाद क्या करना है। कोई ऐसा जो काम, जैसे बच्चे की पढ़ाई हो या फिर कोई बच्चों की शादी हो, उसके लिए आप आज से एसआईपी, म्यूचुअल फंड का 2 ऑप्शन है, एक एसआईपी का है और एक लमसम का है। जो आपको ठीक लगे, जो आपको सूट करे, आप उस तरह से इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप चाहें तो मंथली कर सकते हैं या फिर आप एक बार में कर सकते हैं, लमसम जिसको कहा जाता है। आप दोनों तरह से कीजिए, लेकिन आप एक टारगेट बना के उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप देखिएगा कि आपका जो आने वाला कल है कितना आसान हो जाएगा। यही चीज़ महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के लोग पहले समझ गए और बिहार के लोग अब सीखना शुरू किए हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये बदलाव ज़रूरी है, तभी हम बिहार को बदल सकते हैं, तभी हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है बिहार का भी ग्रोथ होगा। तो बिहार दिवस अभी कल बीता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बिहार की जो स्थिति है, जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, इन सब चीज़ों की चर्चा की जाए, ताकि बिहार के लोगों को भी लगे कि हाँ, ये हमें करना चाहिए। सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ के और सरकार के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं, आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम निचले पायदान पे ही खड़े हैं। गोवा जैसा छोटा सा स्टेट देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात सही लगेगी और अच्छी लगेगी, और आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों के बीच जागरूकता फैले। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूकता फैलेगी तभी आदमी कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।